क्लास आपको उस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसे पिछली जो क्लास है वो शायद 4 बजे लाइव होगी यूट्यूब पर, मतलब जो 4 बजे आएगी, पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी है कैसे होगी, लेकिन 4 बजे के बाद शायद आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। उसमें वही टाइम दिया है। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने इसमें क्या करा दिया था? मैं फिर वहां से ही शुरू करूँ या शुरू से ही कर देता हूँ? एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी, सॉरी, एक जरूरी फोन आ गया था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट देख रहे थे। चार्टर एक्ट को हम लोगों ने देखा 1813 के। इसमें से हम लोगों ने कुछ प्रोविजन भी कर लिए थे। मैं इसको फिर से शुरू करता हूँ, चार्टर एक्ट को 1813 के, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सॉरी, 1833 का चार्टर एक्ट। देखो, 1833 के चार्टर एक्ट जब पास हुआ, उस समय ब्रिटिश सोसाइटी में और यूरोपियन सोसाइटीज में भी बहुत चेंजेस आ चुके थे। डेमोक्रेसी को लेकर, मतलब कह सकते हैं कि प्रो डेमोक्रेसी के जो मूवमेंट हैं वो केवल ब्रिटेन में ही नहीं चल रहे थे, बल्कि उस समय अलग अलग यूरोपीय समाजों में भी चल रहे थे। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल देखा जा सकता है रशिया की 1830 की क्रांति, 1830 रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। फ्रांस में 1830 में क्रांति हुई, ऑस्ट्रिया में क्रांति हुई, यूरोप के कई देशों में 1830s के समय में 1830 तक आते आते रिवॉल्यूशंस हो रही थी। और वो जो रिवॉल्यूशंस हो रही थी, वो या तो राजतंत्र के विरुद्ध हो रही थी, या वहां जो पुरानी व्यवस्था थी उसके अगेंस्ट में हो रही थी। ये रिवॉल्यूशंस हम लोगों को देखने को मिलती हैं। रशिया में इस समय तक आते आते मजदूर वर्ग का जो आंदोलन था, मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स, या कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ लेबर्स, वो बड़ा स्ट्रांग हो गया था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी
बल्कि कम्युनिस्ट की जगह सोशलिस्ट वर्ड ज्यादा सही है इस समय। जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो बड़े लेवल पर काम कर रही थी। और फ्रांस में समाजवादियों ने ही 1830 की क्रांति की, क्योंकि फ्रांस में इंग्लैंड के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई। इंग्लैंड में इस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुकी थी, और इंग्लैंड के साथ साथ ही फ्रांस में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो हो गई थी इस समय। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, एक नए वर्ग का उत्पत्ति की, जिसे हम लोग मजदूर वर्ग के नाम से या लेबर क्लास के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मजदूर वर्ग अधिकारों की मांग कर रहा था। 1830 में उन्होंने फ्रांस में क्रांति कर दी। और जो सोशलिज्म के आइडियाज हैं, जो कि ज्यादा प्रो डेमोक्रेटिक आइडियाज थे, ज्यादा रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे, वो ब्रिटेन की सोसाइटी में भी आ रहे थे। और इसी क्रम में ब्रिटेन की सोसाइटी में भी सुधारों की मांग हुई। ये लिबरल आइडियाज ने क्या किया, पूरे ब्रिटेन के समाज में परिवर्तन किया। इसी क्रम में ब्रिटेन में 1832 का पार्लियामेंट्री एक्ट पास किया गया, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट 1832। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये ब्रिटिश सोसाइटी का। इसमें पार्लियामेंट में सुधार किए गए। क्या सुधार किए गए? महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया गया, मजदूरों को ज्यादा अधिकार दिए गए। जो पहले वहां वोट देने के लिए टैक्स का एक लाइबिलिटी थी, या टैक्स की एक कह सकते हैं एक बाउंड्री लाइन थी कि जो व्यक्ति इतना टैक्स पे करता होगा वही वोट दे पाएगा, उसे समाप्त कर दिया गया। और एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की तरफ ब्रिटिश सोसाइटी बढ़ी इस पार्लियामेंट्री एक्ट से, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट 1832 से। अब ये ब्रिटेन का बता रहा हूं, इंडिया का कुछ नहीं है, इसको समझना। इसी समय ब्रिटेन में उपयोगितावाद था। मैंने आपको पीछे चर्चा की, यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी थी जो लोकतंत्र को सपोर्ट करती थी। और वो ये कहती थी, लोकतंत्र में भी इक्वालिटी की बात करती थी, ज्यादा समानता के सिद्धांत को सपोर्ट करती थी। और ये कहती थी कि राज्य का जो कर्तव्य है वो ये होना चाहिए कि वो सबके सुख के लिए काम करे, यानी सबके लाभ के लिए काम करे। राज्य सेलेक्टिव ना हो, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव एंटिटी होना चाहिए स्टेट। अब ऐसे में मजदूरों को भी शामिल किया जाना चाहिए, महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। और इसी क्रम में ब्रिटेन में वो 1832 का पार्लियामेंट्री एक्ट पास हुआ। जब 1830 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, 1830-31 में, उस समय वहां उदारवादी बड़े स्तर पर जीते। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश समाज में चेंज आ रहा था, उदारवाद की मांग कर रहे थे। औद्योगिक क्रांति हो गई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई थी, लोगों के पास पैसा आ गया था। लेसेज फेयर का सिद्धांत या स्वतंत्रता का सिद्धांत या उन्मुक्तता का सिद्धांत जो था एडम स्मिथ का, उसे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही थी ब्रिटेन में। तो कहने का मतलब है कि लोग लोकतंत्र और उदारवाद, लिबरलिज्म, इसकी तरफ प्रेरित थे पूरी तरीके से। अब जब ब्रिटेन में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये चीजें चल रही थी, तो इसका प्रभाव भारत पर भी होना था, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी होना था। और इसीलिए इस पूरे आंदोलन का जो प्रभाव है वो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे देखने को मिलता है। इस समय यूटिलिटेरियनिज्म के दो सबसे बड़े हस्ताक्षर या दो सबसे बड़े व्यक्ति, एक लॉर्ड मैकॉले और एक दूसरे जेम्स मिल, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। जेम्स मिल तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था इंग्लैंड में, पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था, उसके सलाहकार थे। और लॉर्ड मैकॉले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के सलाहकार थे। ये दोनों उपयोगितावादी थे जो कि भारत में सुधारों की बात को करना चाहते थे या सुधारों की बात कहना चाहते थे। इन्हीं दोनों के प्रयासों से, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने ही बनाया था 1833 का चार्टर एक्ट, इन्हीं दोनों के प्रयासों से 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो पास हुआ। ठीक है। अच्छा, 1833 के चार्टर एक्ट से भारत में, ब्रिटेन में भी स्लेवरी बैन कर दी गई थी 1833 में। दास प्रथा को ब्रिटेन में भी बैन कर दिया गया था। दास प्रथा भारत में भी बैन की गई इसी एक्ट से, 1833 के चार्टर एक्ट में देखेंगे स्लेवरी भारत में बैन हो गई थी। एक बात इसमें चार्टर एक्ट से और इंपॉर्टेंट हुई। देखो, कंपनी इस समय भारत में
पूरे भारत को जीत चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 तक आते आते। भारत में अब कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो उनके बाहर, उनसे बाहर थी। केवल पंजाब को अगर हम लोग छोड़ दें, पूरा भारत उनके अंडर में था। अब कंपनी का प्रशासन बढ़ रहा था, भारत में उनके क्षेत्र बढ़ रहे थे। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कंपनी का जो भारत में प्रशासन है वो ब्रिटिशर्स के बाहर रहे या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन ना हो, उसके कंट्रोल में आना चाहिए। इसलिए इससे 1833 के चार्टर एक्ट से कंप्लीटली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। और इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने आपको चीजें बताई, 1833 के जो मेन प्रोविजंस थे उनको भारत में लागू किया गया। मेन प्रोविजंस क्या थे वो मैं अभी आपसे चर्चा करता हूं। ये बताइए, जो मैंने आपको अभी समझाया था, ये अभी मैंने कहा है, ये मैंने लिखवा दिया होगा आप लोगों को, लिखवा दिया था। हाँ जी, पिछली क्लास में लिखवा दिया था, बताइए। सर आप मेन प्रोविजंस लिखवा रहे थे चार्टर एक्ट 1833 के। मेन प्रोविजंस लिखवा रहा था। मेन प्रोविजंस में कुछ लिखवाया था। सर नाउ अ फोर्थ मेंबर वाज एडेड, ये वाला पॉइंट लिखवा रहे थे। अच्छा, वो फिर इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। जी जी। मुझे जरा इस प्रोविजन को, इसका जो शुरुआत की एक दो लाइन है ना, मतलब जो इस प्रोविजन की, क्या इसी लाइन को पूरी को बोल दो तो मुझे ध्यान आ जाएगा कि मैंने इसमें क्या करा दिया होगा। सर स्टार्टिंग लाइन तो ये थी दैट ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हाँ, कंप्लीटली एबॉलिश्ड। ठीक है, ठीक है। और जो लास्ट लिखवाया था सर वो था बाय दिस एक्ट गवर्नर जनरल गिवन द राइट टू फॉर्म, यहाँ से लॉस्ट हो गया था नेट आपका। अच्छा, सर पूरा इस, बोल रहे हैं क्या एक बार? हाँ एक बार मतलब थोड़ा सा बोल दीजिए, ये गवर्नर जनरल वाला जो है ना, इससे ऊपर वाला पॉइंट बोल दीजिए तो फिर मुझे आ जाएगा क्लियर कि मैंने ये लिखवा रहा हूँ इसमें। सर आपने ये लिखवाया था कि नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैन फॉर्म लॉ फॉर होल ऑफ द इंडिया and the law करेक्ट, formed by Governor General of India known as Act. So the authority करेक्ट, to form laws was taken back from Bombay and Madras presidencies. ठीक है, Now a fourth member was added as a law member in Governor General and Council, and so we found the signs of constitutional development in this act. करेक्ट। By this act, Governor General was given the right to form a law commission. बस यहाँ तक कराया था। अच्छा, ठीक है। गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल में देखो हुआ ये कि गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल में एक चौथा मेंबर लॉ मेंबर के रूप में जोड़ दिया गया था। इस लॉ मेंबर की ये योग्यता होनी थी कि ये कोई ब्रिटिश बैरिस्टर होना था, इसे कोई ब्रिटिश बैरिस्टर होना था। लॉर्ड मैकॉले पहले लॉ मेंबर थे जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में ऐड हुए। अच्छा, इसके पास जो राइट थे गवर्नर जनरल के पास, ये मीटिंग में हिस्सा तो ले सकता था लेकिन वोट नहीं कर सकता। इसको वोटिंग राइट नहीं था गवर्नर जनरल की इन काउंसिल में। क्यों नहीं था? अगर वोटिंग राइट इसको मिल जाता तो आप बताइए फिर से वही आफत नहीं खड़ी हो जाती जो 5 मेंबर के साथ खड़ी हो गई थी, जिसको फिर घटा के 1 कर दिया गया था फिट्स इंडिया एक्ट में। हाँ या ना, याद आ गया? जी सर। फिर गवर्नर जनरल के साथ झगड़े होते। तो लॉ मेंबर को जोड़ा तो गया लेकिन इसे वोटिंग राइट नहीं दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में इसके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सलाह दे सकता था। एक तरीके से इसकी भूमिका जो थी वो सलाहकारी भूमिका थी, एडवाइजरी इसका ज्यूरिसडिक्शन था। लॉर्ड मैकॉले पहले थे और देखो यहीं से, चूंकि ये लॉ मेंबर थे, इनको गठित भी किया गया। इसी चार्टर एक्ट में ये भी प्रावधान था जिसे कल आप पढ़ा रहे, जैसे कल सर पढ़ा रहे थे सीआरपीसी में, कि भारत में जितने भी लॉज होंगे उनको कोडिफाई करने का काम ये करेंगे, ये लॉ कमीशन करेगा। और जो ये कोडिफिकेशन होगी या भारत में जो लॉ होंगे वो बेस्ड होंगे ब्रिटिश लॉ के आधार पर। इसीलिए जो ब्रिटेन में प्रोसीजर था किसी व्यक्ति को दंड देने का, वो ही लागू किया जाएगा भारत में। और इसी क्रम में आईपीसी और सीआरपीसी और जो भी वो था उनका भारत में वो आए, उनको लेके आया गया। अच्छा, ये क्यों किया गया? क्या जरूरत थी ब्रिटिश लॉ को इंडिया में लेके आने की, या क्या जरूरत थी कि
भारत में एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाने की। देखो इसके पीछे जरूरत जो थी, मैं अभी लिखवाऊंगा, इसे पहले थोड़ा सा समझ लो। 1833 तक आते आते पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ट्रेड मोनोपोली इस एक्ट से समाप्त कर दी गई थी। अब ब्रिटेन के जो दूसरे लोग हैं, दूसरे यूरोपियंस जो हैं, लोग नहीं बल्कि यूरोपियंस कहिए, यूरोपियंस को भारत में बसने, लैंड खरीदने, इन्वेस्टमेंट करने सबका अधिकार था। यानी भारत का अब पूरी तरीके से कोलोनाइजेशन होना था। पहले तो सिलेक्टिव कोलोनाइजेशन था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी केवल। अब कोलोनाइजेशन में सभी यूरोपियन शामिल होने वाले थे, क्योंकि उनको भारत में जमीन खरीदने का अधिकार भी दे दिया गया था। अब उनके राइट्स की रक्षा कौन करेगा? मान लीजिए किसी अंग्रेज ने भारत में जमीन खरीदी, उसने कोई निवेश किया। अब उस निवेश की रक्षा कैसे होगी? कौन करेगा? राज्य करेगा। कैसे करेगा? कानून बना के करेगा? नहीं करेगा? बताइए। विधि बना के करेगा? नहीं करेगा। अब विधि बना के करेगा तो विधि भी कैसी हो? तो वो इंग्लिश लॉ के आधार पर हो। बनाई किसके द्वारा जाए? अंग्रेज लोगों के द्वारा बनाई जाए, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाई जाए जो लॉ को जानता हो। तो लॉ को कौन जाने? ब्रिटिश बैरिस्टर जाने। इसीलिए ब्रिटिश बैरिस्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया इस लॉ कमीशन के मेंबर का, और लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। उद्देश्य यही था इस सारे प्रपंच का कि भारत में जो ब्रिटिश या कह सकते हैं कि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हो रहा था, उसको कानून बनाकर संरक्षित किया जा सकता, या कानून बनाकर उसको आगे बढ़ाया जा सकता, इस शोषण को। इसीलिए वो सब कानून और वो सब बनाए गए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं, देखो लोग तो भारतीय और कानून इंग्लिश, जो बना रहे थे वो भी अंग्रेज। भारतीयों का उसमें कोई मतलब नहीं था, कोई प्रेजेंटेशन नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि भारतीयों पर ब्रिटिश शासन को इंप्लाई करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए ही ये सब कानून बनाए जा रहे थे। तो आप इसमें कंटिन्यूएशन में लिखना जहां वो छोड़ा था, दिस फोर्थ मेंबर या दिस फोर्थ लॉ मेंबर हैज नो वोटिंग राइट, हैज नो वोटिंग राइट। इस चौथे विधि सदस्य के पास, इस चौथे विधि सदस्य के पास वोटिंग अधिकार या वोट देने का अधिकार नहीं था। इट कैन ओनली गिव, इट कैन ओनली गिव, इट कैन ओनली गिव एडवाइजरी, इट कैन ओनली गिव एडवाइजरी टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यह केवल यह केवल गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को, एवं उसकी परिषद को सलाह दे सकता था। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में। देखो इस एक्ट से ये और किया गया कि भारत को पूरे यूरोपियंस के लिए खोल दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दी गई। अब कोई भी आके भारत में व्यापार कर सकता था ब्रिटेन से। अब यूरोपियनाइजेशन होना शुरू हुआ इंडिया का, या यूरोपियन कॉलोनाइजेशन होना शुरू हुआ इंडिया का। ये कॉलोनाइजेशन का या उपनिवेशवाद का एक गंभीर अवस्था थी। तो लिखेंगे इसमें अगले पॉइंट में, दिस चार्टर एक्ट, this charter act put off all restrictions, this charter act put off all restrictions on immigration of Europeans, on immigration of Europeans into India, into India। इस चार्टर अधिनियम से, इस चार्टर अधिनियम से यूरोपियों के
यूरोपियों के भारत में बसने को लेकर, यूरोपियों के भारत में बसने को लेकर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। नाउ दे कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, नाउ दे कैन एक्वायर प्रॉपर्टी और इन्वेस्ट हियर, और इन्वेस्ट हियर। अब वे यहां संपत्ति, अब वे यहां संपत्ति खरीद सकते थे एवं निवेश कर सकते थे, एवं निवेश कर सकते थे। दिस इन्वेस्टमेंट, या ऐसा लिखिए हेंस, हेंस से शुरू करिए, हेंस दिस इन्वेस्टमेंट must be protected by law, must be protected by law, क्योंकि यह निवेश, क्योंकि यह निवेश विधि के द्वारा संरक्षित होना चाहिए। सो विधि के द्वारा संरक्षित होना चाहिए। सो द लॉ मेकिंग पावर, was given to Governor General in Council as a whole. So the law making power was given to Governor General in Council as a whole. इस प्रकार विधि बनाने की शक्ति या विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति, विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को दे दी गई, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को दे दी गई। ठीक है, और आपको पता है मैंने ये लिखवाया है कि गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए विधि बना सकता था, गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल। हाँ या ना बताइए, बना सकता था ना इस चार्टर से? हाँ जी सर। तो लिखिए इस बात को इसी में ही। सो या ऐसा लिखना, एंड सो दैट्स बिकॉज ऑफ इट, सो दैट्स बिकॉज ऑफ इट द गवर्नर जनरल कैन, the governor general can form the law, या गवर्नर जनरल इन काउंसिल लिखिए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल कैन फॉर्म द लॉ फॉर होल ऑफ द इंडिया, फॉर होल ऑफ द इंडिया। इस प्रकार गवर्नर जनरल सह परिषद, गवर्नर जनरल सह परिषद संपूर्ण भारत के लिए विधि बना सकता था, संपूर्ण भारत के लिए विधि बना सकता था। ठीक है, आदित्य जी आप ऐसा करना, ये वाला वीडियो अपलोड होगा तो अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप उससे कर लेना, यूट्यूब पे आ जाएगा, उस चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें उससे। अगले पॉइंट से आप इसको देखना। देखो हम लोगों ने ये देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो समाप्त कर दी गई, ट्रेड जो प्रिविलेजेस थे वो समाप्त हो गए। ट्रेड प्रिविलेजेस ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिए थे? राजा ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सलाह पर। अब भारत में दो लोग थे, तो दो शक्तियां थीं, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में अब तक 1833 के चार्टर एक्ट से पहले तक,
और दूसरा ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि चार्टर के माध्यम से कंपनी को भारत में रूल करने का अधिकार दे रही थी। अब ये एक हाइब्रिड सिस्टम था, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने में ज्यादा ध्यान था उसका, या उसके जो उद्देश्य थे वो व्यापारिक थे, वहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो उद्देश्य थे वो राजनीतिक थे, पॉलिटिकल थे। वो चाहते थे भारत को कॉलोनाइज कर लिया जाए, और ऐसा वो शुरुआत से चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो शुरुआत से ऐसा नहीं चाहते थे। देखने को मिल जाएगा ये हमें। चार्टर एक्ट से, 1833 के चार्टर एक्ट से ये जो हाइब्रिड मॉडल चल रहा था ये समाप्त हो गया। अब कंप्लीटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो गया भारत। चार्टर 20 साल के लिए रिन्यू जरूर कर दिया गया, लेकिन कंपनी के पास कोई अधिकार नहीं थे। ना तो उसके पास व्यापारिक का अधिकार था, न ही वो शासन करने का अधिकार था, क्योंकि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रिस्पॉन्सिबल थी, ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। इसलिए ये जो हाइब्रिड सिस्टम चल रहा था ये इस चार्टर एक्ट से ये भी समाप्त हुआ। क्लियर है ये बात? बताओ, मैं इसको समझा पाया? नहीं हुआ क्लियर? बताइए। नहीं सर। अच्छा, किस किस को क्लियर नहीं हुआ ये बताइए। ओहो, चलो फिर से समझो तो। अच्छा ये बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार भारत में किसने दिया? अरे चार्टर किसने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये बताओ। क्राउन ने। क्राउन ने दिया, है ना? अब क्राउन ने दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, देखो क्राउन जो है वहां ब्रिटिश, वो पार्लियामेंट की सलाह पर ही काम करता है, या अकेला कर लेता है? इसका मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट और जो क्राउन था उसने कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया 1600 के चार्टर से। क्लियर है ये बात? जी। व्यापार करने के लिए भारत आ गए, ये बात क्लियर है? कंपनी जो भारत में व्यापार करके लाभ कमा रही थी उसका एक हिस्सा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्राउन को दे रही थी, ये भी क्लियर है? अब दो शक्तियां थी ना भारत में रूल करने वाली, अब दो शक्तियां थी। एक तो कंपनी, क्योंकि वही डायरेक्टली रूल कर रही थी इंडिया में, और एक ब्रिटिश क्राउन जो इनडायरेक्टली रूल कर रहा था इंडिया में। कैसे? चार्टर प्रोवाइड करा के कंपनी को। कौन चार्टर रिन्यू कर रहा था कंपनी का? चार्टर देने की शक्ति कंपनी को किसके पास थी? क्राउन के पास। क्राउन के। तो दो लोग हो गए ना इंग्लैंड में, हाँ या ना? बताओ। हाँ जी सर। आद्या जी, आद्या जी आप बताइए, क्लियर है? दो लोग हो गए ना। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में रूल कर रही थी, और एक दूसरा ब्रिटिश क्राउन जो कंपनी को चार्टर दे रहा था कि हाँ ठीक है आप करो रूल, हम आपके साथ हैं। इसीलिए तो हमने देखा पीछे कि ब्रिटिश क्राउन ने किसी और को चार्टर नहीं दिया था व्यापार करने का भारत से। लोगों ने खूब मांग की, ब्रिटेन के लोगों ने, कि भाई हमें भी दो, हम भी करेंगे, लेकिन उन्होंने किसी को दिया नहीं। भारत के पास ही था केवल, ये सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था केवल। लेकिन आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया है कि 73 के चार्टर 1773 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, धीरे धीरे। इसीलिए उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, क्योंकि वो रेगुलेट करने का काम करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को स्लोली। ये बात भी क्लियर है? हाँ जी बताइए।
क्लियर है ना? नेक्स्ट 1813 के चार्टर एक्ट से हम लोगों ने ये देखा कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था और कंपनियों को भी चार्टर दे दिया गया था। अब क्या कर रहा था क्राउन? क्राउन कंपनी के कामों के ऊपर धीरे धीरे अपना नियंत्रण कर रहा था। इसलिए वो जो हाइब्रिड सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट भी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मिलकर शासन कर रहे थे, 1833 से समाप्त हो गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरी तरीके से आ गई क्राउन के अंडर में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल इंडिया में जो थी, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पूर्व अनुमति से ही कोई कानून बना सकती थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम लोगों ने देखा 1813 के चार्टर एक्ट से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया था। हाँ या ना? इसका मतलब भारत में गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से ही कानून बना सकती थी। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर उस कानून को बनाने के लिए सहमत होता तभी वो कानून भारत में बन सकता था। प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नर जनरल काउंसिल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। अब क्या हुआ? तो जो पहले का सिस्टम था वो समाप्त हो गया ना, हाइब्रिड। अब तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही भारत में कंप्लीटली आ गया था। क्लियर है ये बात? हाँ सर, क्लियर हो गई। अब लिखो इसको, इसको नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। as the commercial business या trading rights as the commercial business or trading right of East India Company were ended by this act, were ended by this charter act, ended by this charter act, the hybrid system to rule India, the hybrid system to rule India was ended, was ended। ठीक है, हिंदी में लिखना। चूंकि इस चार्टर अधिनियम से, चूंकि इस चार्टर अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, इस प्रकार एक हाइब्रिड सिस्टम के का भारत में, या एक प्रशासनिक हाइब्रिड सिस्टम का भारत में अंत हुआ। प्रशासनिक हाइब्रिड सिस्टम का भारत में अंत हुआ। ठीक है। अब सॉवरेनिटी किसके पास चली गई? अब संपूर्ण संप्रभुता भारत के प्रशासन की किसके पास थी बताइए? नाउ हु होल्ड द हाईएस्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन? सर क्राउन। क्राउन के पास थी। करेक्ट, लिखिए। सो नाउ द हाईएस्ट सॉवरेनिटी, so now the highest sovereignty about the administration in India, about the administration in India lie with the crown, lie with the crown। ठीक है। अब ये और कैसे चले और कैसे हो ये, तो इसको और क्लियर कर दिया गया। कैसे? देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था इंग्लैंड में? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संस्था थी इंग्लैंड में, निदेशक मंडल जिसे हम लोग कह रहे थे, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के नहीं था?
पार्लियामेंट के प्रति। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में ये कह दिया गया कि आप कोई भी विधि बनाने से पहले, इस एक्ट से ये कह दिया गया कि आप कोई भी विधि बनाने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूर्वानुमति लेंगे। इसका मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत के सभी कामों पर नियंत्रण हो गया या नहीं हो गया? क्योंकि अब भारत में गवर्नर जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से गाइड हो रहा था या होना था। हाँ या ना? क्लियर है ये बात? और इससे पहले कौन कर रहा था उसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपको याद होगा, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, निदेशक थे, वो कर रहे थे ना उससे पहले गवर्नर को। अरे मैंने पढ़ाया है यार, तुम बोलते नहीं हो। मैंने आपको ये सब पढ़ाया है, आप रिवाइज नहीं करते क्या इसको? जो मैंने ये सब आपको पढ़ाया तो है, एक एक चीज। सर हाँ याद है। लिखिए आप इसे, कंटिन्यूएशन में इसी में लिखना, नाउ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नाउ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल इन इंडिया, now governor general in council in India was being made responsible to board of control in England, was being made responsible for board of control in England। इस अधिनियम से भारत में गवर्नर जनरल परिषद को, इस अधिनियम से भारत में गवर्नर जनरल परिषद को ब्रिटेन में निदेशक मंडल के, बल्कि नियंत्रक मंडल लिखना, नियंत्रक मंडल के अधीन कर दिया गया, नियंत्रक मंडल के अधीन कर दिया गया। सो नाउ द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज, सो नाउ द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज द कंप्लीट अथॉरिटी, the complete authority over governor general in council। इस प्रकार भारत में गवर्नर जनरल परिषद के ऊपर, भारत में गवर्नर जनरल परिषद के ऊपर, गवर्नर जनरल परिषद के ऊपर ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना। अब देखो पूरा कंप्लीट हो गया ये। भारत में लॉ बनाने के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल हो गई, उसके लिए मैंने बताया आपको एक विधि सदस्य भी नियुक्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उनके समय में ये चार्टर एक्ट आया था। गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अब भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये कई बार आया है एग्जाम में, यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी और जुडिशरी में भी। तीन चीजें पूछता है। पहला, बंगाल का गवर्नर, दैट वाज क्लाइव। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में। और पहला भारत का गवर्नर जनरल, दैट वाज विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? Who was the last governor general of India? कैनिंग। Lord Canning, correct।
भारत का पहला वायसरॉय वो भी कैनिंग ही था, है ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ये कुछ कहानियां हैं जो आपको सुननी है, ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा। 1833 के चार्टर एक्ट से क्योंकि सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था, तो जो भारत बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। और उस समय चूंकि विलियम बेंटिक थे, तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब विलियम बेंटिक को ही अधिकार मिला लॉ कमीशन गठित करने का। विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकॉले जेम्स मिल के शिष्य थे, जो उपयोगितावादी चिंतक थे इंग्लैंड में। इसलिए इन दोनों ने यहां खूब सुधारों की बात की इस समय। और इन्हीं सुधारों के फलस्वरूप आप देखोगे कि भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए, समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए। राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर और वो थे उनके रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब लोग इसी समय थे। तो भारत में एक रिफॉर्म्स का या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का जो सिलसिला है वो भी इसी वजह से शुरू हुआ था। क्योंकि इंग्लैंड के जो एक लिबरल आइडियाज थे, जब वो इंडिया आए इसी समय, तो भारतीयों ने भी उनसे सीख कर और अपने यहां जो समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया। और उसमें सबसे पहला था कि सती अबॉलिश हो गई थी, सती को बैन कर दिया गया था इसी के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे अभी इसमें कंटिन्यूएशन में लिखना, एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल as the Governor General of Bengal was declared, as the Governor General of Bengal was declared the Governor of India by this act, the Governor of India, बल्कि Governor General of India लिखना, Governor General of India by this act, William Bentinck was the first Governor General of India. विलियम बेंटिक was the first Governor General of India, क्योंकि इस अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। अतः विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये लिखवा दूं यहाँ पे या छोड़ूं? कि गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ये सब जो पॉइंट्स लिखो। बंगाल का प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट लिखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स, 1772 में बनी। थर्ड लिखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अच्छा, इन्हें सबसे उदारवादी भी कहते हैं, मोस्ट लिबरल गवर्नर जनरल भी कहते हैं इन्हें इंडिया का। इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये मैं आपको सब मॉडर्न इंडिया में पढ़ाऊंगा, शाम को जो क्लास होगी उसमें सब आएगा, ये इनके बारे में और जानकारी लेंगे। नेक्स्ट लिखिए,
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट लिखिए, भारत का प्रथम वॉयस रॉय, द फर्स्ट वॉयस रॉय ऑफ इंडिया, द फर्स्ट वॉयस रॉय ऑफ इंडिया, ये भी लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि 1858 में आए, तो 1858 लिख लीजिए इसके आगे। 1858 का जब एक्ट आया, उसमें गवर्नर जनरल का नाम बदल के वॉयस रॉय कर दिया गया था। 1858 में यही थे लॉर्ड कैनिंग ही, तो ये पहले वॉयस रॉय भी थे। और लास्ट लिखिए, भारत के अंतिम वॉयस रॉय, द लास्ट वॉयस रॉय ऑफ इंडिया, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अच्छा, वॉयस रॉय का मतलब सर क्या है? माउंटबेटन नहीं होंगे लास्ट? सी माउंटबेटन राजगोपालाचारी तो थे। सर स्वतंत्र भारत के होंगे। देखो उसमें लिखो ना भारत के अंतिम, तो भारत के अंतिम जो होंगे वो स्वतंत्र ही तो होंगे। अगर आप अंग्रेज कहोगे, आप शब्द को पढ़िए उसमें, भारत के अंतिम, द लास्ट इंडिया। अब अगर यहां पर लिखा जाए कि भारत के अंतिम अंग्रेज वॉयस रॉय, तो दैट वाज लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के इस्तीफा देने के बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए थे यहां से, तो सी राजगोपालाचारी को ही बनाया गया था। इससे सी राजगोपालाचारी कुछ दिन वॉयस रॉय रहे, वो अंतिम थे। पहले भारतीय भी थे, पहले और अंतिम भारतीय भी उन्हें कहेंगे। ये भी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर अंतिम अंग्रेज वॉयस रॉय पूछा जाए तो देन लॉर्ड माउंटबेटन इज करेक्ट। क्लियर है? जी सर। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं डीप में नहीं जाऊंगा। जैसे अभी क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी अब बन गई थी, तो बंगाल का जो गवर्नर था और जो भारत का गवर्नर जनरल भी था इस समय, उसके पास दोनों चार्ज थे। एक तो वो बंगाल का गवर्नर भी था बाय डिफॉल्ट, और वो भारत का गवर्नर भी था बाय डिफॉल्ट, भारत का गवर्नर जनरल। दोनों चार्ज थे उसके पास। लेकिन पहला ऐसा व्यक्ति या पहला ऐसा गवर्नर जनरल जो केवल भारत का था, जिसके पास बंगाल का प्रभार नहीं था, दैट वाज लॉर्ड डलहौजी। 1856 में 1853 के चार्टर एक्ट से आया था ये। मैं आपको इसको करा दूंगा अगले चार्टर एक्ट में। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत के गवर्नर को बंगाल के प्रभार से अलग कर दिया गया था। अब बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग होता था, इसीलिए बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम से एक पद बनाया गया था। इसीलिए बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। कई बार सवाल आया है कि उनके समय पर, स्वदेशी आंदोलन के समय पे बंगाल में कौन गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर था? तो सीएफ एंड्रयूज थे शायद उस समय, जहां तक मेरे याद है। मतलब ऐसे कई बार सवाल आते हैं। यूपी में तो पूछता ही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में विशेष तौर पर, जुडिशरी में भी आ सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में आया तो जुडिशरी में क्यों नहीं आ सकता। चलिए ये हुआ, आगे देखते हैं। अब देखो लॉ कमीशन बना, क्योंकि पूरे भारत के लिए कानून बनाना था, उसके लिए लॉ कमीशन का गठन किया गया। इस लॉ कमीशन ने ही भारत में जो कोड्स हैं या जो लॉ है उसे बनाने का काम किया, कोडिफाई करने का काम किया। जहां पहले कानूनों में भारत में, पूरे भारत में एक रूपता नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अलग 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 कानून चलते थे। जैसे ब्रिटिश कानून, और फिर यहाँ का हम लोगों ने पीछे देखा हिंदू कानून कह सकते हैं, और मुस्लिम लॉ, मोहम्मदन लॉ और हिंदू लॉ, वो भी चलते थे। हेस्टिंग्स के समय तक तो वही चलते रहे उसी तरीके से। जैसे कल सर भी बता रहे थे कि दो तरीके की अदालतें थी, मुफस्सिल कह रहे थे शायद, वो भारतीय अदालतें थी। लेकिन इस लॉ कमीशन के गठन के बाद कंप्लीटली जो यहां पर लॉ था दैट वाज ब्रिटिश, और इसी लेवल पर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस वगैरह का इनको लेके आया गया। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, इंडियन लॉ कमीशन, Indian Law Commission was appointed
Indian Law Commission was appointed to codify the existing laws, under this act, इस अधिनियम के अंतर्गत उपस्थित विधियों के संहिताकरण के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। This law commission introduced Indian Penal Code, Civil Code, and Criminal Procedure Code in India. तथा इस विधि आयोग ने भारत में भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक संहिता को लागू किया। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अब इस एक्ट से ये फाइनलाइज हो गया कि भारत में अब जो कानून होगा वो लिखित विधियों के माध्यम से, शुरुआत तो इसकी पहले ही हो गई थी, 1813 के चार्टर से ही हो गई थी, हमने देखा, लिखित विधियों के माध्यम से होगा, और जो विधियां बनेंगी वो प्रोसीजरल होंगी, यानी कानून बनाने के लिए एक प्रक्रिया, या कह सकते हैं कि प्रक्रियावादी न्याय की जो संकल्पना है उसे भी भारत में इस समय इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो हमारे आर्टिकल 21 में फिर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। आर्टिकल 21 की कॉन्सेप्ट मिलती है यहां से। क्लियर है? मैं समझा पाया आपको? जी सर। तो ये कोड्स क्यों लेके आए गए? न्याय देने के लिए ना लोगों को। और इन कोड्स में क्या था? इन कोड में सिद्धांत भी है। आईपीसी में क्या है? सिद्धांत है। और प्रोसीजरल में प्रक्रिया, उसमें प्रक्रिया दी गई है प्रोसीजरल में। तो ये कहा गया कि यहां न्याय जो दिया जाएगा वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया जाएगा। किसी को दंड दिया जाएगा तो वो एक प्रक्रिया के अंतर दिया जाएगा। इसका मतलब प्रक्रियावादी जो न्याय की कॉन्सेप्ट है उसे इस समय लागू कर दिया गया। तो लिख लेंगे नोट में, सो बाय दिस चार्टर एक्ट the justice by procedural law, या the concept of justice by procedural law introduced। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा प्रक्रियावादी न्याय की संकल्पना को भारत में लागू किया गया। क्लियर है ये बात? किसको समझ में नहीं आई पूछो। लॉ वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।
वैसे मुझे पता है आप लोग बहुत कम जानते होंगे प्रोसीजरल लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में। इसको हम लोग आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बताओ ये क्लियर हुआ क्या नहीं? क्लियर है? आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं, अगली पॉइंट से देखते हैं। अगले पॉइंट से देखना, इसमें देखो, इसमें एक प्रोविजन था इस एक्ट का 87, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये इस एक्ट का। इस प्रोविजन में यह कहा गया कि भारतीयों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा जब बात हो उनको प्रशासन में शामिल करने की, और बर्थ, डिसेंट, कलर, डिसेबिलिटी, इस किसी भी आधार पर जो कंपनी है वो भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यानी भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाएगा बिना किसी भेदभाव के। एक ये भी इसमें प्रावधान था। 87 इसका प्रोविजन का 87 धारा है, अधिनियम की धारा है ये 87, उसके तहत कि भारतीयों का योग्य नहीं ठहरा जाएगा। इसका मतलब यह था कि भारतीयों को भी प्रशासन से जोड़ा जाएगा। अब जो प्रशासन है वो किसे, उसे केवल ब्रिटिश लोग ही नहीं करेंगे बल्कि भारतीय भी उसमें शामिल होंगे, जिससे भारतीयों को यह न लगे कि ये विदेशी है, बल्कि ये लगे कि खुद वे स्वयं ही खुद पर शासन कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इस सबक को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेरिका की क्रांति से सीखा था। अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन हुई, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसका कारण एक मेन ये था कि ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहां पर वो कभी भी अमेरिकी लोगों को अपने साथ नहीं मिला पाया था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्लूसिव रहा, जिससे वहां क्रांति हो गई, विरोध हुआ लोगों का। अब इसको भारत में लागू कैसे किया जाए? तो ये कहा गया कि भारत में कानून बनाने में या विधि बनाने में या प्रशासन में शामिल करने में, बल्कि विधि बनाने में तो अभी नहीं था, केवल प्रशासन में शामिल करने में ही कि भारतीयों को शामिल कर लिया जाए, जिससे भारतीयों को ये लगे कि ये जो शासन है ये विदेशी नहीं है बल्कि ये उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा शासित। 87 की जो ये प्रोविजन था इस एक्ट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इसलिए, क्योंकि इसलिए इसने भेदभाव को दूर करने की वकालत की थी। हालांकि वो हुआ तो नहीं, पर कहा जरूर, दैट वाज द साइन ऑफ लिबरलिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लिखिए अगले पॉइंट से, अ नोटेबल प्रोविजन, a notable provision of this act was a notable provision of this act was the section 87। इस अधिनियम का एक प्रमुख, इस अधिनियम की एक प्रमुख धारा 87 थी। it stated that जिसने यह कहा कि जिसने ये कहा कि द इंडियंस या ऐसा लिखिए द discrimination with Indians to include them in administration would not be conducted on the basis of religion,
प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और कलर, डिसेंट और कलर बाय द कंपनी। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, बाय द कंपनी, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि भारतीयों से प्रशासन के स्तर पर, भारतीयों से प्रशासन के स्तर पर धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर, या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो अब इसने क्या किया, मतलब भारतीयों को प्रशासन से जोड़ा जाए ना, तो लिखो सो दिस एक्ट मेड इंडियंस, so this act made Indians inclusive with the British government, inclusive with the, बल्कि British administration, inclusive with the British administration। इस प्रकार यह अधिनियम भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन से जोड़ने का कार्य करता है, या जोड़ने का प्रावधान भी करता है, ठीक है। और फिर भारतीय जुड़े भी 1853 के आसपास तक, मतलब 1840-45 तक भारतीय शामिल होने लगे थे ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बताया पहले कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज थी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडिया में सिविल सर्विसेज थी, या सिविल सर्वेंट थे, या यहां पर जो अधिकारी होते थे, उनको नियुक्त कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में, कंपनी के लोग ही तो नियुक्त करते थे, आया याद? जी। नियुक्त करते थे नहीं? हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था उनका अधिकार नियुक्त करने का, मैंने आपको बताया है ये। इसीलिए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बहुत खराब माने जाते थे, क्योंकि वो वहां पैसे लेके कंपनी यहां अधिकारी बना के भेजते थे लोगों को, आईएएस ऑफिसर्स जैसे आज के, और वो फिर यहां मनमानी लूटपाट करते थे। अब ये बात भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस नियम से बांध दिया। अब ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई कि अब इंडिया में जो सिविल सर्वेंट्स आएंगे वो कंपनी के लोग ही नहीं होंगे केवल, बल्कि उनमें भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस तरीके से ब्रिटिश जो सिविल, इंडियन जो सिविल सर्विसेज थी, उसके ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्लच था वो भी समाप्त हो गया इसी एक्ट से। अब वो भी जो थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही पास रह गई, आगे हम लोग देखेंगे 1853 में जाके इसे। तो एक ये हुआ इसमें, तो आप लिख लीजिए, सो दिस एक्ट प्रोवाइड, सो दिस एक्ट, ये अंतिम बिंदु भी है आज का, सो दिस एक्ट प्रोवाइड the employment of Indians in public service, इस प्रकार इस अधिनियम ने लोक सेवा में भारतीयों के चुने जाने के रास्ते भी खोले। लोक सेवा में भारतीयों के चुने जाने के रास्ते भी खोले, ठीक है। यहां तक कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए, जो मैंने अभी ये बताया है आपको इसमें। और आगे अभी ये खत्म नहीं हुआ है एक्ट, देखो 2 दिन हो गए हैं, 2 क्लास हो गई हैं इस एक ही चार्टर पर, और अभी मुझे लगता है कि ये 1 क्लास और लेगा, अभी इसमें और कई प्रावधान हैं।
शायद 1 से भी कम में हो जाए, या हो सकता है 1 ले ले, सर लेकिन अभी कई हैं इसमें। हाँ जी। आपने इसमें बताया था कि महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया, तो ये जो हाँ जी। महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया, ये किसी भी आयु की थी या एज निर्धारित की थी इन्होंने? नहीं नहीं, वो एज भी निर्धारित की थी और टैक्स भी निर्धारित कर दिया। अभी पूरी तरीके से नहीं मिला था। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो आई है वो और बाद में आई है, लेकिन ये थे कि जो संभ्रांत वर्ग की महिलाएं थी उन्हें वोटिंग का राइट दे दिया था इसमें। अरे महिलाओं के साथ बड़े मामले हुए हैं, ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है समाजों की। इंग्लैंड में वोटिंग राइट ही अब मिला महिलाओं को, और इसमें भी जो ये वोटिंग राइट भी था ये यूनिवर्सल नहीं था, ये भी सेलेक्टिव था। केवल संभ्रांत वर्ग की जो महिलाएं थी वही वोट डाल सकती थी। जी सर। सर मैंने आपको 2 क्वेश्चन भेजे हैं, अब उन दोनों क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन सही हैं, तो ऐसे में फिर कौन सा ऑप्शन लगाएं? नीतीश जी, आप नीतीश कुमार के नाम से जिनकी आईडी है, आप मुझे अपना नाम लिख के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, मेरा वो ले लीजिए 6395164428। मुझे मिला नहीं। अच्छा हाँ, मिल गया। 6395164428। देखो 30 का तो बड़ा क्लियर है कि सी ही ठीक है इसमें, 48A क्यों सर है? बी 48 में भी तो है सर। नहीं तो कर्तव्य थोड़ी है उसमें, उसमें देखो वर्ड सीधा सीधा कर्तव्य लिखा हुआ है। देखो मैं यही कहता हूं, तुम पढ़ने में देखो, सुनो ध्यान से सभी लोग, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से पढ़ना, मतलब उसे जब तक आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, तब उसका आंसर कैसे कर पाओगे सही। अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर गलत हो जाएगा। कर्तव्य लिखा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, इट वॉज ड्यूटी। तो ड्यूटी 51C में, 51A में है, तो वहीं कर दीजिए इसे। जी सर। संपत्ति का अधिकार एक है, तो कानूनी है, दैट्स इट। कानूनी और वैधानिक दोनों एक ही तो बात है। ये दो, इसमें सी और डी इसलिए दे दिया है, इसमें आयोग ने दोनों को सही मान लिया था, क्योंकि विधिक ही तो कानूनी होता है। नहीं सर, वो बात ठीक है, अब अगर दोनों ही ऑप्शन हो तो फिर कौन सा भरें इस वो फिर ऑप्शन? ये रिजेक्टेड क्वेश्चन है ना। ये दोनों को जी सबको सर। सही नंबर दे दिए हैं, इसमें कोई नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे में। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गलती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2-3 हमेशा। चलिए यहाँ तक रखते हैं, शाम को मिलेंगे आपसे हिस्ट्री वाली क्लास में 8:15 बजे। सर। ओके जी। हाँ जी। सर नमस्ते सर, आज की रिकॉर्डिंग जी क्लास नमस्ते। कब तक? रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी आज कल में, ठीक है, कल तक मिल जाएगी। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर।